रसायन विज्ञान में गणितीय विधियां भाग 4 मैथमेटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री की सीरीज का हमारा यह चौथा वीडियो है। पूर्व के 3 वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि किस तरह से रसायन विज्ञान में समीकरणों में नियतांकों यानी कि स्थिरांकों के मान हम गणितीय विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। नियतांकों के मान ज्ञात करने के लिए हमने 2 विधियों पर चर्चा की थी, आलेख विधि और लघुत्तम माध्य वर्ग विधि का। इन दोनों विधियों में हमने ये पाया था कि जब कभी कैलकुलेशन में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें अगर सारे बिंदु सारे पॉइंट्स हमारे सीधी रेखा पर नहीं आते हैं तो आलेख विधि वहां उपयोगी नहीं हो पाती है। ऐसे में हम लघुत्तम माध्य वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं। लघुत्तम माध्य वर्ग विधि का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कितने बिंदु जो x और y के मानों से प्राप्त होते हैं वह सरल रेखा पर है, सरल रेखा के आसपास है। इन सब की जानकारी के लिए हम सहसंबंध गुणांक की बात करते हैं। तो जानते हैं कि सहसंबंध गुणांक क्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि सहसंबंध गुणांक, यह तो हम सभी जानते ही हैं कि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि द्वारा हम कई सांख्यिकीय मानों की गणना कर सकते हैं। इनमें सहसंबंध गुणांक की जो वैल्यू है उससे जो मान प्राप्त होता है उसे में यह ज्ञात होता है कि जो सीधी रेखा पर जो बिंदु हमारे आ रहे हैं वह किस तरह से सहसंबंधित है। यदि x और y के विभिन्न मानों से जो मान प्राप्त होते हैं वह सारे के सारे बिंदु सीधी रेखा पर सरल रेखा पर उपस्थित हो तो ऐसे केस में सहसंबंध गुणांक यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान 1 होगा, यूनिट के बराबर होगा। यदि सभी बिंदु सीधी रेखा के आसपास हो और कोई भी बिंदु उस रेखा पर उपस्थित न हो तो सहसंबंध गुणांक का मान 0 होगा। सहसंबंध गुणांक को जिस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं वह यहां स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। R इक्वल्स टू अंडर द रूट क्यू स्क्वायर Z अपॉन ZW। Q और Z के मान हम पहले चर्चा कर चुके हैं और किसी सरल रेखा के समीकरण y इक्वल्स टू mx प्लस c के लिए जो W का मान है वह इस प्रकार से होगा, W इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। ये भी हम पहले चर्चा कर चुके। सिग्मा वाई स्क्वायर का अर्थ है कि y के सभी मानों को पहले उनका स्क्वायर किया जाए फिर उनका जोड़ किया जाए, जबकि सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यह प्रदर्शित कर रहा है कि पहले सारे y के मानों को जोड़ लिया जाए फिर उनका स्क्वायर यानी कि वर्ग किया जाए। अब एक उदाहरण से इन चीजों को और भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ x और y के कुछ मान दिए गए हैं। इससे अब हम सहसंबंध गुणांक की मान की गणना करते हैं। x और y के मानों को हमने यहाँ सारणीकृत रूप में रखा है और फिर सिग्मा y, सिग्मा x, सिग्मा yx और सिग्मा x स्क्वायर निकाला है। ये तो अभी हमने जो सूत्र देखा था R का कि उसमें हमें Q और Z के मानों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम पहले Q और Z के मान निकाल लेते हैं। Q और Z के सूत्रों की हम चर्चा अपने पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। उन्हीं सूत्रों को यहाँ प्रयोग में लिया है। Q इक्वल्स टू सिग्मा yx माइनस सिग्मा y सिग्मा x अपॉन n। सारणी की सहायता से सिग्मा yx, सिग्मा y, सिग्मा x और n की वैल्यू रखने से Q की वैल्यू
28.5 है। n की वैल्यू 5 इसलिए क्योंकि यहाँ कुल 5 ऑब्जर्वेशन है, y के और x के 5 मान है। इसी तरह से z की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n। इस तरह z की वैल्यू 51.0 प्राप्त हुई। तो अब सारणी और इससे हम q और z का मान निकाल चुके हैं, जबकि हमें अब निकालना है r का मान। तो w इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इन सब के जब मान रख देते हैं तो इस प्रकार से w का मान प्राप्त होता है। और r के मान में जब सारे हमने वैल्यूज पुट कर दी तो जो हमें मान प्राप्त हुआ है r का मान 0.97, यानी कि सहसंबंध गुणांक का मान 0.97 प्राप्त होता है। 0.97 जो वैल्यू है वह 1 के काफी करीब है। तो ये जो सहसंबंध गुणांक का जो वैल्यू है 0.97, यह प्रदर्शित करता है कि सभी बिंदु तकरीबन सीधी रेखा के ऊपर ही स्थित है। तो r का यानी कि सहसंबंध गुणांक का मान जितना 1 के नजदीक होगा उतनी पूरी की पूरी संभावना है कि सारे के सारे बिंदु सीधी रेखा पर स्थित हों। एक उदाहरण और लेते हैं। यदि x और y निम्न समीकरण द्वारा संबंधित है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, और इनकी जो वैल्यूज है x और y की वो आप अपने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर देख सकते हैं। इन मानों से हमें सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात करना है। वही विधि है कि y x के मानों से हमने सिग्मा y सिग्मा x निकाल लिया, इसी तरह से सिग्मा x y और सिग्मा x स्क्वायर भी निकाल लिया। Q का मान भी उसी तरह से सूत्र से निकाल लिया गया है, Z का मान भी निकाल लिया गया है और इसी तरह से W का मान भी हमने निकाल लिया है। तो जब हमारे पास Q, Z और W की वैल्यू आ चुकी है तो हम R की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो X और Y के जो मान दिए जाते हैं उनसे कुछ और सूचनाएं भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि लघुत्तम वर्ग माध्य विधि है, उसके द्वारा जो प्रेक्षित सीधी रेखा है उसके बिंदुओं का मानक विचलन, कि जो प्रत्येक बिंदु जो ग्राफ पे उसका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसे सिग्मा एम या एस वाई से भी प्रदर्शित करते हैं। उस सीधी रेखा के ढाल का मानक विचलन, की जो रेखा का स्लोप है उसमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको भी निकाला जा सकता है। इसे हम सिग्मा सी या एस एक्स से डिनोट करते हैं। y अक्ष पर किसी रेखा के बिंदुओं का मानक विचलन एस वाई या सिग्मा सी वाई निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एस वाई या सिग्मा वाई का जो सूत्र है यहाँ बता रखा है। यहाँ डब्ल्यू क्यू जेड के वही अर्थ है जिस पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। एन भी उसी तरह से कुल प्रेक्षणों की संख्या है। और एक्स अक्ष पे जो रेखा के बिंदुओं का जो मानक विचलन है उसे हम एक्स एक्स कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एक्स एक्सिस, या उसे सिग्मा सी एक्स कहें तो उसका सूत्र भी यहाँ हमने दे रखा है। तो किसी सीधी रेखा के स्लोप के लिए जो मानक विचलन है जिसे कि सिग्मा एम से भी व्यक्त करते हैं, उसका सूत्र सिग्मा एम इक्वल्स टू सिग्मा सी वाई अपॉन अंडर द रूट जेड। तो ये इन सूत्रों की सहायता से हम जो सीधी रेखा जो हम प्राप्त करते हैं उसमें बिंदुओं का मानक विचलन और उसके ढाल का मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। यदि किसी समीकरण के लिए Q, Z और W के मान इस तरह से दिए हो, Q इक्वल्स टू 28, Z इक्वल्स टू 51 और W इक्वल्स टू 16.9, अब हमें सिग्मा सी एक्स और सिग्मा एम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिग्मा सी वाई का सूत्र अंडर द रूट W माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन Z अपॉन N माइनस 2, इनमें W, Q और Z की वैल्यू पुट कर दी। N के मान हमारे यहाँ कुल 5 मानों का ये मान है, तो N की वैल्यू हो गई 5। तो ये जो ऊपर हमने Q और Z और W के जो मान दिए हैं, Q इक्वल्स टू 28, Z इक्वल्स टू 51 और W इक्वल्स टू 16.9, ये जो हमारे कुल 5 ऑब्जर्वेशन है
उनके लिए थे, इसलिए n की वैल्यू यहाँ 5 दी गई है। इस तरह से हमने सिग्मा सी वाई की वैल्यू निकाल दी है। फिर सिग्मा सी एक्स का मान भी ज्ञात कर लिया है और सिग्मा सी एम इक्वल टू सिग्मा सी वाई अपॉन स्क्वायर रूट जेड। तो इस तरह से सिग्मा एम का मान निकाल लिया है। तो जब क्यू जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात हो तो बिंदुओं में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है और ढाल में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ कुछ मान दिए गए हैं, उससे तो हमें एक तो ग्राफ खींचना है, ढाल, अंतःखंड, सहसंबंध गुणांक आर, सिग्मा सी एक्स, सिग्मा सी वाई और सिग्मा एम, इन सब के मान ज्ञात करने हैं। मोटे रूप से कहें तो इस उदाहरण में अब तक हमने जितनी विधियां पढ़ी है उन सब के मान ज्ञात कर लेते हैं। जो डाटा हमें दिया गया है डी और टी के बीच में दिया गया है। डी डिस्टेंस है, टी टाइम इन आवर्स है। तो डाटा आप देख रहे हैं कि जब डी की वैल्यू 2 है तो टाइम 1.2 आवर है। इसी तरह से 4, 6, 8 डी की वैल्यू है और टाइम टी की वैल्यू भी इसी तरह से दी गई है। अब इनसे हमें ढाल, अंतःखंड, सहसंबंध गुणांक, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आदि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम डी वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमने सिग्मा डी ज्ञात कर लिया है। आप अपने स्क्रीन पर सारणी में नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। फिर हमने डी स्क्वायर ज्ञात किया है और सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लिया है। टी के मान दिए हुए हैं तो हमने सिग्मा टी निकाल लिया है। डी और टी डिस्टेंस और टाइम का गुणनफल डी टी हमने निकाला है और उसके बाद सिग्मा यानी कि उन सबका योग निकाल लिया है। इसी तरह से टी के वैल्यू का स्क्वायर करके उसका भी सिग्मा टी स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया है। तो जो डाटा हमें दिया गया था डी और टी, उनसे हमने सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी टी और सिग्मा टी स्क्वायर ज्ञात कर लिए। चूंकि यहाँ कुल 4 प्रेक्षण दिए गए हैं तो n की वैल्यू हमारे लिए इसमें 4 होगी। अब हमने समय और डिस्टेंस के बीच में t और d के बीच में ग्राफ खींचा है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में देख पा रहे हो कि t और d के बीच में एक ग्राफ खींच दिया है और बिंदु कहाँ आ रहे हैं ये भी ग्राफ में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो पहला काम था हमारा कि आलेख खींचना, तो हमने इस तरह से ग्राफ बना लिया है। अब हमें क्यू जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात करने हैं। क्यू जेड और डब्ल्यू के जो सूत्र में ज्ञात है उनमें हमने सिग्मा डी टी, सिग्मा डी, सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा टी का होल स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी का होल स्क्वायर एंड इन सभी के मान जो कि हमने सारणी में ज्ञात किए थे वो यहाँ रख दिए हैं। जब सारणी से ज्ञात जो मान थे उनको यहाँ रखा है। एन की वैल्यू चूंकि 4 ऑब्जर्वेशन थे तो हमने 4 मान रखे, तो इस तरह से हमने क्यू जेड और डब्ल्यू के मान निकाल लिए हैं। यह हम जानते ही हैं कि ढाल स्लोप m जो होता है q अपॉन z होता है, तो उसका मान हमने रख दिया। q की वैल्यू आई थी 16, z की वैल्यू 14, तो q अपॉन z 16 अपॉन 14 इट इज 1.1 आ गई। चूंकि दूरी यहाँ मील में दे रखी है, समय घंटे में, तो ये माइल पर आवर हो गया है। अंतःखंड सी भी इसी तरह से हमने अंतःखंड का जो सूत्र है उसे निकालकर हमने ये अंतःखंड की वैल्यू ज्ञात की है। सहसंबंध गुणांक आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, आर का सूत्र जो हमने आज की इस वीडियो में प्रारंभ में चर्चा की थी उसकी वैल्यू पुट कर दी है और इस तरह से हमने आर का मान निकाला है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के जो सूत्र थे सिग्मा एक्स, सिग्मा सी वाई, उससे हमने सिग्मा सी एक्स और सिग्मा सी वाई की वैल्यू निकाल ली है और स्लोप में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा एम, उसके सूत्र में हमने वैल्यू पुट कर स्टैंडर्ड डेविएशन स्लोप ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि यदि लघुत्तम माध्य वर्ग विधि से जो हम सीधी रेखा प्राप्त करते हैं तो उनमें अगर बिंदु जो x और y के मान से जो पॉइंट्स हमें प्राप्त हुए ग्राफ के लिए वह उस सरल रेखा के कितने आसपास है उसकी गणना हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से कर सकते हैं। यदि सारे के सारे बिंदु पूर्णतः
सरल रेखा के ऊपर होंगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान 1 होगा, और यदि सारे बिंदु उसके रेखा के ऊपर नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान 0 होगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान जितना ज्यादा 1 के करीब होगा वह इस बात को प्रदर्शित करेगा कि बिंदु कितने लाइन के करीब है। हमारे इस एग्जाम्पल में सहसंबंध गुणांक की मान 0.96 है, जो आप अपने स्क्रीन पर बिल्कुल ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में कोरिलेशन कोएफिशिएंट R यानी कि सहसंबंध गुणांक की वैल्यू 0.96 है। यह 1 के बहुत करीब है, तो अर्थात ये जो प्रेक्षण लिए गए हैं इनसे जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसमें जो बिंदु होंगे वह तकरीबन सरल रेखा के ऊपर ही होंगे। इसी तरह से हम डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं कि बिंदुओं में कितना डेविएशन है और स्लोप में कितना डेविएशन है। धन्यवाद।